RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। श्रोडिंगर तरंग समीकरण की अगर हम बात करें, जो आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो उसमें आपका आया था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर और प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच इंटू ई माइनस वी इक्वल टू 0 इंटू साई भी यहाँ पर था। तो ये आपकी इक्वेशन थी श्रोडिंगर तरंग इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में डेल स्क्वायर कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। इस सभी को जो डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में है, इन सारी वैल्यू को हम डेल स्क्वायर एक्स आदि के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो जब हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं दिया गया, लेकिन जब इसको सोल्व किया जाता है तो यहाँ पर साई की कुछ वैल्यू निकल कर आती है, जो आपको बताया था कि साई होता है आयाम। जो इलेक्ट्रॉन तरंग है आपकी इलेक्ट्रॉन तरंग, उसका आयाम, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तरंग के एक जो माध्य स्थिति है, उसकी एक तरफ तो प्लस दूसरी ओर माइनस होता है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो इन तरंग के आयाम के आधार पर हम कुछ स्थानों को निर्धारित करते हैं, जिन्हें कहा जाता है परमाणु ऑर्बिटल। और आज का टॉपिक भी आपका यही है, परमाणु ऑर्बिटल। परमाणु ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जिसको कहा जाता है। अब परमाणु ऑर्बिटल के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर मैं आपको दूं, तो पहले एक बोहर मॉडल आया था। बोहर ने ये कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, इनको कक्षा या कक्ष कहा जाता है। तो जैसे कि अगर हम कह दें, स्कूल में भी आपकी कक्षा होती है, एक निश्चित कक्षा में जब आप बैठते हो तो उसके भी सेक्शन हो जाते हैं। जैसे कक्षा 12th की अगर बात करें, 11th की बात करें, तो उसके सेक्शन भी होते हैं। तो इसी प्रकार एक वैज्ञानिक आए थे सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने बताया कि ये कक्षाएं भी छोटे छोटे सेक्शन से मिलकर बनी होती हैं। इस प्रकार से इन छोटे छोटे सेक्शन के द्वारा इसको फिर एक कक्षा मान लिया गया। तो जो ये सेक्शन थे छोटे छोटे, इनको इसने नाम दिया उपकोष, जो बाद में कक्षक या ऑर्बिटल के नाम से जाने गए। तो परमाणु ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक किसे कहते हैं, ये आपका आज का टॉपिक है। तो किसी भी परमाणु में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसी को हम परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, नाभिक के चारों ओर, जैसे नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करता है तरंग के रूप में। तो उस तरंग के रूप में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहां पर अधिक हो सकती है, वो इस बीच के भाग में अधिक पाया जाएगा, ऊपर अधिक पाया जाएगा या नीचे अधिक पाया जाएगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी जहां सबसे ज्यादा होती है, उसे ही कक्षक या परमाणु ऑर्बिटल कहा जाता है। अगर हम इन ऑर्बिटल की संख्या की बात करें, इनके प्रकारों की बात करें, तो ये ऑर्बिटल अपने आकार या आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं उपकोष के बारे में बात कर रहा हूं। उपकोष भी 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। इस वीडियो में आपको जो बताया जा रहा है, कंफ्यूज मत होना उपकोष और कक्षकों के बीच में। यहाँ पर देखिए, कक्षाएं जो थी के एल एम एन 1 2 3 4 आदि अक्षरों से प्रदर्शित की जाती हैं, जबकि उपकोष एस, पी, डी और एफ आदि से प्रदर्शित करते हैं। अभी तक ये 4 उपकोष ही काम कर जाते हैं, वैसे एफ से आगे जी, एच आदि भी लिए जा सकते हैं। जबकि जो एस के प्रकार, एक प्रकार का एस होता है, आगे पढ़ेंगे आज की वीडियो में ही, पी के प्रकार और डी, ये जितने प्रकार के होते हैं, एक्चुअल में उन भागों को, उन प्रकारों को कक्षक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कक्षकों की कर रहे हैं, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो उपकोष और कक्षक दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। अगर हम कक्षक कह रहे हैं तब भी एसपीडीएफ, और अगर हम एसपीडीएफ कह रहे हैं तो वो कक्षक या उपकोष में कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इसमें क्या है, आकार या आकृति के आधार पर कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें एस, पी, डी और एफ से प्रदर्शित किया जा सकता है।
किसी भी एक ऑर्बिटल में जो है आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये कैसे आते हैं, अधिकतम 2 ही क्यों आते हैं, इसकी जानकारी तो हम आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में देंगे, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पर याद रखना कि एक ऑर्बिटल में जो ये कक्षक है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसके आधार पर हम इनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या को लेकर चलते हैं। श्रोडिंगर जो तरंग समीकरण थी वो तीनों अक्षों के सापेक्ष दी गई थी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इन तीनों अक्षों के सापेक्ष आपकी श्रोडिंगर तरंग समीकरण को संतुलित किया जाता है, उसको हल किया जाता है। इसी आधार पर जो ऑर्बिटल हैं उनके आकार या आकृति भी इन तीनों अक्षों के सापेक्ष प्रदर्शित की जाती है। तो इसके अनुसार सबसे पहला जो ऑर्बिटल होता है वो होता है एस ऑर्बिटल या एस कक्षक। एस ऑर्बिटल, इसकी आकृति जो होती है वो गोलाकार आकृति का होता है। गोलाकार, जैसे गेंद होती है, गेंद गोलाकार होती है, रोटी थाली जो होती है आपकी वो वृत्ताकार होती है। गोला तीनों अक्षों के सापेक्ष लिया जाएगा, जबकि रोटी केवल 2 अक्षों के सापेक्ष ली जाती है। उसमें चौड़ाई लंबाई तो होती है, मोटाई नहीं होती, लेकिन गेंद में तीनों होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और मोटाई भी। तो जो आपका एस ऑर्बिटल होता है वो किस आकृति का होता है, गोलाकार होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं चित्र के द्वारा, तो यहाँ पर इसको केवल इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे कि ये गोला ही है, क्योंकि तीनों अक्ष यहाँ पर लिए गए हैं। यह केवल एक प्रकार का होता है और चूंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं एस के ऊपर 2, इसका मतलब है S2। इसको जो पढ़ा जाएगा वो S2 पढ़ा जाएगा, यानी इस कक्षक में एस ऑर्बिटल में आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2। दूसरा ऑर्बिटल अगर हम लेकर चलें तो वो आता है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल आपका दूसरे प्रकार का कक्षक होता है। अब जो पी ऑर्बिटल है इसकी आकृति होती है डम्बलाकार या डमरू के आकार की। डमरू इस टाइप से आकार होता है इसका, जिसमें 2 डंबल होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। तो पी ऑर्बिटल डम्बलाकार प्रकार का होता है तथा यह कुल 3 प्रकार का होता है, जो अक्षों के सापेक्ष आपका पी एक्स, पी वाई और पी जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, तो पी ऑर्बिटल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब इनकी आकृति अगर हम प्रदर्शित करें तो वो किस प्रकार से, देखिए अगर हम एक्स अक्ष पर इसकी आकृति प्रदर्शित करते हैं तो वो आकृति कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की जाएगी। ये पी एक्स है, एक्स अक्ष पर उपस्थित ऑर्बिटल पी एक्स। इसी प्रकार से अगर हम एक वाई अक्ष पर ऑर्बिटल बना दें अलग से, ये दूसरा चित्र होगा, तो ये आपका पी वाई होगा। अब जेड अक्ष पर अगर इसी प्रकार से एक आकृति बना दे तो वो पी जेड हो जाएगा। तीनों आकृतियों को हमें अलग अलग प्रदर्शित करना होता है। यहाँ तो मैंने एक ही चित्र में प्रदर्शित कर दी। इसके पश्चात आपका आता है डी ऑर्बिटल, डी कक्षक। अब डी कक्षक जो होता है उसकी आकृति द्विडंबलाकार होती है, यानी उसमें 2 डंबल एक साथ मिले हुए होते हैं और ये 5 प्रकार का होता है। जो डी ऑर्बिटल है वो 5 प्रकार का, इस कारण इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इनके जो 5 प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं, एक तो है आपका डी एक्स वाई, एक है डी वाई जेड, एक है डी जेड एक्स, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 प्रकार का आपका डी ऑर्बिटल होता है। अब अगर हम चित्र के अनुसार इसको देखें तो वो चित्र कुछ इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाए हैं, तो इन दोनों अक्षों के बीच में अगर हम इनको लेकर चलें तो ये आपका आ जाता है डी एक्स वाई कक्षक। अब अगर इसी प्रकार से हम यहाँ पर वाई और जेड को ले लें तो जब इनके बीच में हम इस कक्षक को बनाते हैं तो ये कक्षक बन जाएगा आपका डी वाई जेड। अब अगर हम यहाँ पर x ले लें तो ये हो जाएगा डी जेड एक्स। अब आता है आपका तीसरा जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ये तो देखिए अक्षों के बीच में होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर x और y अक्ष को बना दिया जाए तो जो अक्षों के सापेक्ष आपका ऑर्बिटल होता है उसी को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहा जाता है। क्योंकि द्विडंबलाकार होते हैं तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आकृति होगी।
इसी प्रकार से अगर हम जेड अक्ष के सापेक्ष डी जेड स्क्वायर को बनाते हैं तो वो कुछ इस टाइप से होगा। देखिए एक कक्षक तो आपका पार्ट हो जाएगा इस जेड के रेस्पेक्ट में डी जेड स्क्वायर में, और दूसरा इसी जेड के चारों ओर इस प्रकार से उस कक्षक को प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी ये कक्षक हो जाएगा आपका डी जेड स्क्वायर। इन चित्र के साथ एग्जाम में अगर इनके बारे में पूछा जाता है तो आपको चित्र भी बनाने होंगे, चित्र के साथ इनको लिखना होता है। जिस प्रकार से हमने एस और पी के बारे में लिखा है, चूंकि डी 5 प्रकार का होता है और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डी में आपके कुल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके पश्चात आपका आता है एफ ऑर्बिटल जो कि चौथी प्रकार का होता है, एफ ऑर्बिटल चौथे प्रकार का। अब एफ ऑर्बिटल जो है वो कुल 7 प्रकार का होता है, कुल होंगे इसके 7 प्रकार, लेकिन इसकी आकृति जो होती है वो अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड होती है, अत्यधिक जटिल होती है, इसलिए इसकी आकृति को तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, यहाँ कितने प्रकार हो गए 7, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 14, और इसको प्रदर्शित किया जाता है F14 से। यानी अब हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हम सभी उपकोष या कक्षकों की अगर बात करें तो उनको प्रदर्शित करने के लिए हम S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान दें ये जो 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन हैं ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में नहीं आ सकते, इससे कम जरूर आ सकते हैं। अब इनको प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः हम चित्र का प्रयोग न करके आयत का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एस 1 प्रकार का, पी जो है आपका वो 3 प्रकार का, तो इसमें 3 आयत बना देते हैं। डी आपका 5 प्रकार का है तो इसमें हम 5 आयत बना देते हैं। तो इस प्रकार से भी इन कक्षकों को प्रदर्शित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे अधिकतम 6 है तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और अधिकतम 6 आ सकते हैं, पी में कभी भी 7 नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम इन ऑर्बिटलों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब रही कक्षाओं की बात, तो देखिए कक्षाएं जो होती हैं, कक्षा वो प्रदर्शित की जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि से, जबकि जो उपकोष प्रदर्शित किए जाते हैं, उपकोष प्रदर्शित किए जाते हैं आपके एस, पी, डी और एफ से, जबकि जो कक्षकों को प्रदर्शित किया जाता है वो किया जाता है एस 1 प्रकार का, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब शायद आप ये बिल्कुल अंतर समझ गए होंगे उपकोष और कक्षकों में। पी जेड इसी प्रकार से डी एक्स वाई, डी वाई एक्स, डी जेड एक्स आदि द्वारा इनको प्रदर्शित किया जा सकता है। इनमें तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाते हैं। अब उसी रेस्पेक्ट में आपकी कक्षा भी होंगी। एक बात ध्यान रखना, पहली कक्षा में केवल एस ऑर्बिटल होता है, पहली कक्षा में, क्योंकि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोर-बरी के अनुसार पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरी में 18। इसलिए दूसरी कक्षा में आपका एस और पी उपकोष होगा, तीसरी कक्षा में एस, पी और डी होगा, चौथी कक्षा में और 5वीं, 6ठी आदि सभी में एस, पी, डी और एफ, ये 4 ऑर्बिटल आपके पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये प्रयोग मैं यहाँ पर तो आपको बता रहा हूं, लेकिन ये आगे भी हम यूज करेंगे जब आपको क्वांटम संख्याएं बताएंगे, तब इन बातों की आवश्यकता आपको होगी जो कक्षा, उपकोष और कक्षक आदि हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि कक्षा और कक्षक में अंतर बताइए। कम से कम आप इसमें 2 अंतर बताइए। ये अंतर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो वो आता है आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट यानी इनको बोलते हैं अपभ्रंश कक्षक, डीजेनरेट ऑर्बिटल, कक्षक ऑर्बिटल्स। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए एस मैंने आपको बताया है 1 प्रकार का होता है, पी आपका 3 प्रकार का होता है, डी आपका 5 प्रकार का होता है। इस प्रकार से तो एक उपकोष के जो सभी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है, और समान ऊर्जा वाले कक्षकों को ही डीजेनरेट या अपभ्रंश कक्षक कहा जाता है। जैसे ये तीनों आपका, ये पी एक्स हो गया, एक पी वाई हो गया, एक पी जेड हो गया, ये तीनों के तीनों अपभ्रंश या डीजेनरेट कक्षक कहलाएंगे। इसी प्रकार की इनकी ऊर्जा अलग होती है डी की, जबकि ऊर्जा का क्रम क्या होगा? एस, पी, डी और
F, यानी सबसे कम ऊर्जा पहले उपकोष की, S उपकोष की उससे ज्यादा, P की उससे ज्यादा, D की उससे ज्यादा, F की। जैसे बोहर के नियम में आपने 1, 2, 3 और 4 ये पढ़ा था कि कक्षाओं की ऊर्जा अंदर से बाहर की ओर बढ़ती हुई चली जाती है। इसी प्रकार से जो उपकोष होते हैं, जो कक्षक होते हैं SPDF, उनकी ऊर्जा भी SPDF के क्रम में होती है। इन्हीं कक्षकों से संबंधित एक टॉपिक और आ जाता है आपका नोड। जैसे अभी देखा है ये S गोलाकार आकृति का होता है आपका S कक्षक, लेकिन जो P कक्षक होता है वो इस टाइप का होता है। यहां पर जो ये मध्य बिंदु है इसे कभी कभी कुछ इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसे आकार के रूप में भी। यहां बीच में खाली स्थान छोड़ दिया बिल्कुल। इस पॉइंट को, यहां पर इस बिंदु को हम नोड कहते हैं और इस पर खींचा गया तल नोडल तल कहलाता है, नोडल तल। तो अब इस नोड की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? नोड किसी भी ऑर्बिटल का वह बिंदु, वह क्षेत्र, वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूनतम होती है, शून्य होती है, नोड कहलाता है। और उस बिंदु पर खींचा गया तल नोडल तल कहलाता है। क्योंकि एस ऑर्बिटल में कहीं भी आपका ये नोड नहीं पाया जाता, तो इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की संभावना एस ऑर्बिटल में सभी जगह समान होती है, यानी उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है। तो आज हमने आपको इस वीडियो में ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई बात रह गई है, कोई टॉपिक, कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कक्ष और कक्षक में अंतर तथा अफबाव का नियम आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।